सियासतदान कितनी बेदर्दी से इस फंड को इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी 59 वज़रा भी बने हैं, एक कम 60 एक दिन में वजीर बना दिए गए हैं। 59 मिनिस्टर्स नहीं है, 59 गाड़ियां, स्टाफ, पेट्रोल, घर, तनख्वाहें, ये सब कुछ है। इस मुल्क पे चंद तबकात कब्जा करके वो इस मुल्क को लूट रहे हैं और बेदर्दी से लूट रहे हैं। अदालतों में जाके ये इशू हम कैसे रेज कर सकते हैं जब हमारी जुडिशरी में भी यही प्रैक्टिस है, हमारे जजेस जो हैं उनके भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस यही हैं। जिस तबका के पास इस मुल्क में अख्तियारात हैं, यकीन करें कि वो इस कौम, गरीब कौम को लूट रहे हैं। लाखों के पेंडिंग हैं अफसरान के खिलाफ, किराए उनकी मद में, उनके नाम पे, और सियासतदान। किसी की मजाल इस मुल्क में नहीं है कि उनसे वो पैसा रिकवर करा ले। कैंप ऑफिसेस का क्या चक्कर है? ये कैंप ऑफिस सियासतदानों के भी, वजीरों के भी, ब्यूरोक्रेट्स के भी कैंप ऑफिस, सारे अखराजात कैंप ऑफिस के वो गवर्नमेंट के खाते में है। अरबपति लूट रहे हैं, गरीब बेचारे रेंगते फिरते हैं इस मुल्क में। आज के टाइम में जहां हम वाइट कॉलर क्राइम्स की बात करते हैं तो उसकी बेशुमार किस्में हैं, और उनमें से एक जो बाहर के ममालिक में बड़े जिस पे जोर दिया जाता है वो पब्लिक फंड की मिस अप्रोप्रिएशन है, और इसको भी वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। कहा यह जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस में हैं और आपने किसी ऐसी जगह पे उस फंड का इस्तेमाल किया जो कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए नहीं है, या पर्सनल गेन के लिए है, या पर्सनल बेनिफिट के लिए है, तो लॉ इसको एक क्रिमिनल एक्ट के तौर पे देखता है। पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक फंड को जिस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लूटा जाता है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल हमें रिसेंटली नजर आई जब एक आध दिन के लिए बनने वाली गवर्नमेंट, उन्होंने इतना अंबार लगा दिया मिनिस्टर्स का। लेकिन ये पॉलिटिशियन थोड़े हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे हैं, जुडिशरी में भी ऐसी है, और बाकी इदारे जिनका नाम लें या ना लें वहां पे भी आपको ये प्रैक्टिस नजर आती है। डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। शाह साहब, ये जो पब्लिक फंड का मिस अप्रोप्रिएशन है, ये मैं हर टियर पे देखता हूं, हर इदारे में देखता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसको ज़रा डिटेल में डाइसेक्ट करें, डिटेल में डिस्कस करें। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द पॉलिटिशियन। कहा यह जाता है कि पब्लिक फंड जितनी बेदर्दी से सियासतदान उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। जब मैं पर्सनल बेनिफिट की बात करता हूं तो छोटा सा छोटा बेनिफिट भी वो नहीं छोड़ते, जहां पे उन्हें अपने घर के जो ड्राइवर्स हैं, बिजली का बिल है, ये आप ये देखते हैं कि सियासतदान का कैंप ऑफिस हर घर के साथ, और 8-8, 10-10 कैंप ऑफिस मौजूद होते हैं ताकि उनके और उनकी बेगमात और बच्चों के खर्चा जो हैं वो उससे कवर हों। सियासतदान कितनी बेदर्दी से इस फंड को इस्तेमाल करते हैं? टेल अस बिट अबाउट दैट। फिर बाद में मैं आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे भी आऊँगा और बाकी इदारों पे भी आऊँगा। अलमास साहब, मैंने तो इस मुल्क में ये देखा है, आप भी देख रहे हैं, जो भी खुली आंखें रखते हैं उनके सामने है कि इस मुल्क पे चंद तबकात काबिज़ हो गए हैं, कब्ज़ा करके वो इस मुल्क को लूट रहे हैं उसका, और बेदर्दी से लूट रहे हैं। अभी आपने जैसे पॉलिटिशियन की मिसाल दी, आज या कल की बात है कि मेरे ख़्याल में आप भी नज़र रखते हैं, लोग भी जानते हैं, क्या कभी 59 वज़रा भी बने हैं, 59 जिसको कहते हैं, एक कम 60 एक दिन में वज़ीर बना दिए गए हैं। तो क्या वो वज़रा जो हैं वो तनख्वाहें नहीं लेंगे? क्या वो फैसिलिटीज़ नहीं लेंगे? आपको मालूम होगा कि हल्फ उठाने के बाद दूसरे दिन वज़रा को नई गाड़ियाँ, ब्रांड गाड़ियाँ डिलीवर की जा रही थी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जिस कौम में इस किस्म के तबकातों, जिस पे ये आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जिसके पास इस मुल्क में, जिस तबका के पास इस मुल्क में अख्तियारात हैं, यकीन करें कि वो इस कौम, गरीब कौम को लूट रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे जो जितने सियासतदान हैं, मुझे कोई गरीब सियासतदान तो नज़र नहीं आता, या मैं ये कहूँ कि कोई मिडिल क्लास का सियासतदान है, मिडिल क्लास का सियासतदान भी नज़र नहीं आता।
हमारे सियासतदान वो हैं जिनके पीछे बिजनेस हैं, ज़मीनें हैं, कारोबार हैं, पैसा सब कुछ है, फराबानी है पैसे की। मैं पैरेलल ये ड्रॉ करना चाहता हूं कि क्या वो अपनी फैक्ट्री में, अपने शुगर मिल में, जहां पे उनको 100 बंदे चाहिए, वहां पे 101वां बंदा भी वो रिक्रूट नहीं होने देते। प्रेशर ये करते हैं, ये 100 यार ये कम करो, 90 पे कहां से आएंगे पैसे। और दूसरी तरफ वो मुल्क है जो हर रोज फाइनेंशियल क्रंच में है। हमें लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा फाइनेंशियल डिबैकल ना हो जाए। और वहां पे हम इतने ज्यादा लोग, मैं 59 मिनिस्टर्स नहीं है, 59 गाड़ियां, स्टाफ, पेट्रोल, घर, तनख्वाहें, ये सब कुछ है। हम क्यों नहीं सोचते कि ये भी तो मेरा घर है, ये मेरा घर है जिसका मैं कस्टोडियन हूँ, वो मेरी फैक्ट्री है जिसके लिए मैं चीखे मारता हूँ। इसके बारे में अंदर सोच ही नहीं। अलमास साहब, मैंने आपको कहा है ना कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। आगाज़ हुआ कैद आज़म से, जो अपने गवर्नर जनरल हाउस की लाइट्स खुद शाम को ऑफ करते फिरते होते थे। ठीक, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। बिल्कुल इसी तरह वहाँ से हम शुरू हुए, चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए कि ये जो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं आज या कल, आपके इल्म में होगा कि इन्होंने ये भी तय कराया हुआ है, कानून बनाया हुआ है कि जो आदमी 5 दिन भी गवर्नर रहा है किसी सूबे का, उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको क्या सहूलियात और कितने पैसे मिलेंगे। ठीक। इसी तरह हर तबका फ़िक्र जिस इस मुल्क में जिसके पास अख्तियार आया है, इसमें मैं ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल करता हूँ। आपने सुना होगा, कई दफ़ा हमने जिक्र भी किया है कि सिर्फ हमारे सियासतदान नहीं, अब सियासतदानों की थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है। जरदारी साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी दौलत का अंदाज़ा मैं झूठ भी बोलूं तो मुझसे नहीं कहा जाता। हमारी इतनी सकत ही नहीं है कि मैं इतने कह सकूं कि वो इतनी दौलत के मालिक हैं। ठीक। वो क्या, जो प्रेसिडेंट रिटायर होता है, जो फैसिलिटीज़ उसको, तनख्वाह, अर्डली, गार्ड, ड्राइवर, गाड़ी नहीं ले रहे वो ले रहे हैं इस गरीब कौम से जो सड़कों चौराहों पे भीख मांगती फिरती है। आप जब खड़े हों चौक पे, बेचारे आ जाते हैं, भीख, शीशा आपका खटखटाएंगे, मांगेंगे, रो रो के दिखाएंगे, ये बताएंगे कि मैंने रोटी नहीं खाई। और जरदारी जैसा अरबपति, वो इस कौम से भी प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट के बाद फैसिलिटीज़, अर्ली, गाड़ी का पेट्रोल, ये सब चीज़ें ले रहे हैं। वो भी ले रहे हैं सारे प्रेसिडेंट और सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे सिंबॉलिकली। शाह साहब, एक बंदे के अंदर भी इतनी वज़ादारी नहीं कि सिंबॉलिकली वो छोड़ दें कि मैंने अपना ड्राइवर, अर्डली, गार्ड, ये सिक्योरिटी के 5-6 बंदे जो हैं, ये जो पेट्रोल है, मैंने छोड़ दिए इसलिए कि मुझे ज़रूरत नहीं और मेरे मुल्क को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ताकि बाकी लोगों को भी शर्म, बाकी जो हमारे इन ओहदों पर है उनको शर्म। एक ने भी ऐसी मिसाल प्रेसिडेंट नहीं बनाई, बल्कि वो कोशिश करते रहते हैं कि इनमें कोई बढ़ोतरी हो, बढ़ाया जाए। बिल्कुल आप खुद देखेंगे, चौधरी शुजात हमारे प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल 2 या 3 महीने के लिए रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। क्या वो वज़ीर आज़म की जो सहूलियात हैं रिटायरमेंट के बाद नहीं ले रहे? क्या वो अरबपति नहीं है? इस गरीब कौम से ड्राइवर भी ले रहे हैं, अर्डली भी ले रहे हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं, पर्सनल स्टाफ अफसर भी रहे हैं, पुलिस के मैन जो पुलिस वाले हैं वो भी लिए हुए हैं। कोई खुदा खौफी है? कोई खुदा, ये सारे पॉलिटिशियन। एक बात और आप वाली बात है कि पॉलिटिशियन को गरीब तो नज़र ही नहीं आता। ठीक है, सारे जो हैं अरबपति हैं, ढेरों ढेर उनके पास दौलत है। इसी तरह मैंने देखा अलमास साहब, ब्यूरोक्रेसी भी। अब मैं जिक्र कर रहा था कि जो नए मिनिस्टर बने हैं या जो मिनिस्टर थे या हैं सियासतदान, इनको गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी घर मिलते हैं रिहाइश के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसका कोई नॉमिनल सा किराया भी होता है। नॉमिनल सा किराया भी होता है। आपने किराए की बात भी की है। हाँ। काफ़ी ओहदे हैं जिनमें फर्निश्ड घर मिलते हैं, सजे सजाए घर मिलते हैं। ठीक। और जैसा आपने कहा कि नॉमिनल उनका किराया भी होता है। अलमास साहब, आप डाटा निकलवा के देखें सूबे पंजाब का, जो घरों से मुतल्लिक है, स्टेट ऑफिस जो घरों से मुतल्लिक है, वही जो है उसी के पास होता है कि किसने कितने कटवाने थे, पैसे देने थे रिहाइश के मंथली, और कितने उन्होंने दिए। आप यकीन करें, आप स्क्रूटनी करा लें, कोई आदमी उनके अपने तौर पे
चेक कर ले कि इनमें से ब्यूरोक्रेसी, बड़े अफसर, छोटा क्लर्क नहीं, ठीक है। क्लर्क की तो बड़ी मॉनिटरिंग होती है कि आपका मंथली इतना किराया था, इतना नहीं आया, फौरन दो वरना आपकी तनख्वाह बंद करा देंगे। ठीक। बड़े अफसरान, बड़े सियासतदान, कोई मुझे एक दिखा दे मिसाल के तौर पे कि जिसने अपना किराया जमा करा दिया हो। नहीं करवाते, बिल्कुल नहीं कराते। लाखों के पेंडिंग हैं अफसरान के खिलाफ किराए, उनकी मद में उनके नाम पे लाखों के अफसरान और सियासतदान इनके पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसी की मजाल इस मुल्क में नहीं है कि उनसे वो पैसा रिकवर करा ले। ये तो मैं ये कहूँगा ये बदमाशी की एक इंतहा है ये भी कि आप जो है आप करते जा रहे हैं और होता जा रहा है और होने दिया जा रहा है, होने दिए। किसी की जरूरत नहीं है इस मुल्क में। और इंटरेस्टिंग बात और बताऊँ आपको कि बीच में मैंने जिक्र किया है कि फर्निश्ड घर जिसमें सोफे, कालीन, ये कर्टन मिले हुए हैं, जब ये लोग छोड़ के जाते हैं ये साथ ले जाते हैं। इसमें से पता चलता है कि ये काफ़ी सामान तो वो गाड़ी में ले गए हैं, ट्रक में ले गए हैं। बिल्कुल ठीक है। जब जहाँ ये हालात हों इस मुल्क के, कोई सोच नहीं है। और मैं हैरान होता हूँ कि इनको खौफ खुदा भी नहीं है। मुझे ये बताएं ये कैंप ऑफिसेस का क्या चक्कर है? ये कैंप ऑफिस सियासतदानों के भी, वजीरों के भी, ब्यूरोक्रेट्स के भी कैंप ऑफिस, और कैंप ऑफिस एक पिलफ्रिज का एक लीगलाइज तरीका है। लीगलाइज तरीका है आपने। अब ये तमाम के जैसे हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब थे, इनका बड़ा मशहूर है कि इनके 4-5 तो कम अज़ कम मैं बता रहा हूँ जो कि कैंप ऑफिस थे चीफ मिनिस्टर के। वो कैंप ऑफिस क्या होते हैं कि जब सरकारी ड्यूटी के औकात ख़त्म हों 4 बजे 5 बजे, तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं या वज़ीर साहब वो घर में काम करेंगे सरकारी। तो जिस घर को उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर उसको करते हैं जहाँ उन्होंने काम करना होता है। ठीक है। तो उसकी बिजली के तमाम बिल गवर्नमेंट पे करेगी, सुई गैस गवर्नमेंट पे करेगी, जो जनरेटर के पेट्रोल हैं गवर्नमेंट पे करेगी, नौकर चाकर हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये सारे अखराजात कैंप ऑफिस के वो गवर्नमेंट के खाते में हैं। भाई एक आदमी का एक कैंप ऑफिस हो सकता है ना दफ्तर के बाद, 5-5, 6-6 कैंप ऑफिस और रिश्तेदारों के भी कर देते हैं ना, ये भतीजा है, भाई है, ये है, ठीक। और आपको मैं अफसरों की एक बात बताऊं जो मैंने मुशाहिदा किया खुद, मैं तो बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जाके देखा तो मैं हैरान हुआ कि हर डीसीओ या डिप्टी कमिश्नर के रेजिडेंस के साथ भी एक कैंप ऑफिस मौजूद है। ठीक, मौजूद है। वो क्यों है जी कि डीसी साहब जब दफ्तर से आते हैं तो वो शाम को सस्ता के खाना वाना खा के शाम को काम करते हैं सरकारी कैंप ऑफिस में। अच्छा जी, करते हैं, अच्छी बात है, करें जी। उसके कैंप ऑफिस का जो जैसे आप कह रहे थे ना इस्तेहसाल का एक तरीका है, मैं हैरान हुआ कि डीसी हाउस का जो मंथली बिल बिजली का आ रहा है वो आ रहा है 3,500, 3,000, 2,500। कैंप ऑफिस का बिजली का बिल आ रहा है 30,000, 35,000, 40,000। वो मैंने कहा कैंप ऑफिस को क्या हो गया, आग लगी हुई है, 35,000, 40। तो मुझे उन्होंने बताया कि सर आपको पता नहीं है कि ये जो डीसी हाउस के तमाम एसी हैं ना जो वो सारे कैंप हाउस पे वो उसी मीटर के साथ अटैच है। ठीक है। सिर्फ चंद लाइटें और पंखे जो हैं वो डीसी हाउस के साथ हैं, बाकी जो सारे हैं वो कैंप ऑफिस में। कैंप ऑफिस के बिल जो पे करती है सरकार और डीसी हाउस के वो डीसी साहब डिप्टी कमिश्नर साहब खुद देते हैं, जो चंद 100 होते हैं या 2,500 या 2,000 होते हैं। अब कोई तरीका इन हुक्मरानों ने, या मैं कहता हूँ कि जो भी तबका यहाँ हुक्मरान है किसी सीट पे बैठा हुआ है, वो इस कौम का वो इस्तेसाल कर रहा है कि खुदा की पनाह। और मैं तो समझता हूँ कि इन्हें कोई खौफ खुदा नहीं है कि आप खुद देखें कि आज डॉलर कहाँ चला गया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब बाहर के ममालिक हम देखते हैं, कंपैरिजन है ना, हमने देखना होता है तो हम देखते हैं कि अच्छी मिसालें कहाँ पे हैं। पुलिस है या फॉर दैट जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनका पेट्रोल एंड ऑल दैट। जो बाकी महकमात हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो महकमात हैं, वहाँ पे ना गाड़ी देते हैं आपको, ना ड्राइवर देते हैं, ना पेट्रोल देते हैं। एडवांस कंट्रीज़ की मैं बात कर, वो कहते हैं यार अपनी गाड़ी पे आओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आओ और अपनी पे जाओ, इवन अप टू द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ ये क्यों ज़रूरी है कि हमने गाड़ी भी देना है, पेट्रोल भी देना है, ड्राइवर भी देना है, और एक गाड़ी देनी है और मल्टीपल गाड़ियाँ हैं। और अलमाज साहब रिटायरमेंट के बाद भी चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस,
इनको रिटायरमेंट के बाद गाड़ी भी मिलेगी, पेट्रोल भी मिलेगा, पेंशन के अलावा अर्ली के पैसे भी मिलेंगे। रिटायरमेंट चाहे 10 रिटायर हो गए हैं, जिंदा फिरते हैं जब तक। अभी तो मैंने एक मिसाल सुन के हैरान रह गया। एक दोस्त जिक्र कर रहा था कि एक चीफ सेक्रेटरी साहब की डेथ हो गई है, तो उनकी बेगम ने एक एप्लीकेशन की हुई थी कि चीफ साहब तो फौत हो गए हैं, मैं तो ज़िंदा हूँ, मेरे लिए भी गाड़ी और पेट्रोल और वो जो सारा सिलसिला चल रहा था वो चालू रखें। आप अंदाज़ा लगाएं इस कौम का। और साथ ही कौमों का एक करैक्टर होता है, कौमों का, हर कौम का एक किरदार है। यहाँ मैं एक किरदार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि दुनिया की कौमें कैसी हैं। आपने जापान का नाम तो ज़रूर सुना हुआ, वो कोई अंडर डेवलप या गरीब मुल्क तो नहीं है। ठीक है। उस कौम का किरदार देखें। हमारा एक प्रोजेक्ट था जो हम जापानीज़ के साथ मिल के कर रहे थे। वो जो हमारा इंचार्ज था प्रोजेक्ट का जापान की तरफ से, वो एक प्रोफेसर था ओसाका यूनिवर्सिटी का। ठीक है। जापान का दूसरा बड़ा शहर ओसाका है। ठीक है। ओसाका यूनिवर्सिटी का वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, एक डिपार्टमेंट का। हम उससे कभी कभार मिलने जाते थे, तो मिलने गए तो जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होता था तो जो लोग जिनकी नज़र उस पर पड़ती थी वो बाहर निकल के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको सलूट करते थे। उसका नाम था मिस्टर कावामूरा। तो कावामूरा साहब से हमने पूछा कि इतनी रिस्पेक्ट तो हमने किसी और की नहीं देखी इस पूरी यूनिवर्सिटी में, कि आप निकलते हैं, बरामदे में खड़े हुए हैं लोग, ऑफिस से निकल के बाहर आके आप सलूट करते हैं, आपको वजह क्या है? उन्होंने कहा, यार मैं आपको बताऊं, एक सीधी सादी वजह है। मैं सबसे सीनियर प्रोफेसर हूं इस यूनिवर्सिटी का, सबसे सीनियर। सीनियरिटी वाइज मुझे जो है इसका वाइस चांसलर होना चाहिए था। उसमें एक कंडीशन है वाइस चांसलर लगने के लिए ओसाका यूनिवर्सिटी का, कि वो प्रैक्टिसिंग बुद्ध हो। प्रैक्टिसिंग यानी बुद्ध मज़हब पे अमली तौर पे अमल करने वाला हो। ठीक है। मैं अमली तौर पे नहीं हूँ प्रैक्टिसिंग बुद्ध, मैं अमली तौर पे वो बुद्ध नहीं हूँ। तो मैंने जब ये बात मेरे बनाने की आई, वीसी लगाने की, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट था, तो उस पर एक प्रोफार्मा होता है जिस पे लिखा होता है कि मैं ये बताता हूँ, कमिट करता हूँ कि मैं प्रैक्टिसिंग बुद्ध हूँ। कहता है ये जब लाइन आई तो मैं था नहीं, तो मैं कैसे लिखता, झूठ लिखता कि मैं प्रैक्टिसिंग बुद्ध हूँ। मैंने वहाँ लिखा कि नो आई एम नॉट, और मैंने कहा कि आई एम नॉट फिट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर, एज़ पर रूल्स ऑफ कानून जो है उसके मुताबिक फ़िट नहीं हूँ। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो सारी यूनिवर्सिटी मुझे सलामें करती है कि ये होती हैं कौमें। हमारे लोगों से जितने साइन कराने हैं आप करा लो, घर लोगों के पास होते हैं। मैं अलमास साहब स्टेट अफसर भी रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वहाँ लिख के देना होता है कि हमारे पास कोई सरकारी घर नहीं है। ठीक है। उनके अपने नाम पे सरकारी घर हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, लिख के देते हैं, दस्खत जिथे कराने जो करा लो, वो घर ले लेते हैं। तो ये हमारी कौम का हाल है। तो लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, एक और बात मैं बड़ी ज़रूरी करना चाहता हूँ कि यहाँ इस मुल्क में जो गरीबों का हाल हो रहा है, मैंने अभी बातों में जिक्र किया था कि मैंने एक हाई राइज बिल्डिंग के गार्ड से पूछा जो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हुआ था, मैंने कहा आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? कहता सर मुझे 18,000 रुपया महीना मिलती है। मैंने कहा ड्यूटी के घंटे कितने हैं? कहता है मैं जी सुबह 8 बजे आता हूँ, मैं शाम को 8 बजे जाता हूँ, और सारी ड्यूटी खड़े होके है। 12 घंटे वाले को आप दे रहे हैं 18,000 महीना। और जो लुटेरे डाकू हैं वो सारे इस कौम का पैसा लूट रहे हैं, ढेरों ढेर लूट रहे हैं, अरबपति लूट रहे हैं, गरीब बेचारे रेंगते फिरते हैं इस मुल्क में। तो ये तबाही नहीं है, ये मुल्क का जो हालात हो रहे हैं मुआशी तौर पे, क्या आपके सामने नहीं है? ठीक है। मुझे बताएं कि जहाँ पे इस तरह के मसले होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से, हम वकला भी एट टाइम्स निकलते हैं, अदालतों में जाते हैं। अदालतों में जाके ये इशू हम कैसे रेज कर सकते हैं जब हमारी जुडिशरी में भी यही प्रैक्टिस है, हमारे जजेस जो हैं उनके भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस यही हैं, यू नो। लाइक डिस्पाइट द फैक्ट कि अब उनका जो सैलरी पैकेजेस हैं दोज आर एक्सट्रीमली लुक्रेटिव, लेकिन इसके बावजूद ये जो एडिशनल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं नोबडी से नो टू इट। अलमा साहब मैं एक कंक्लूजन, सीधी बात, एक टोटल बात करूं जिसको कहते हैं जामे बात, कंप्रीहेंसिव। मैंने वो बात आगाज़ में भी की, अब फिर कर रहा हूं कि इस मुल्क में जो हुक्मरान तबके हैं, किसी नौयत के हों, किसी तबका के हों, यहाँ का पटवारी हो,
यहाँ का SHO हो, जुडिशरी तो एक बड़ी बात है, जुडिशरी तो एक बड़ी बात है। अब तो मैं क्या बताऊं कि लोग पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ताकतवर तबका जुडिशरी को समझते हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर तबका। तो वो जुडिशरी की आप बात कर रहे हैं जहाँ जिसके पास अख्तियारात हैं, जो कब्ज़ा में शामिल हैं इस मुल्क पे, वो तो अंधाधुंध इस मुल्क का पैसा लिए जा रहे हैं। और जो गरीब हैं वो मैंने बताया कि 18,000 में गुजारा कर रहे हैं। तो क्या किसी को भी कोई ख्याल नहीं आता? कहने को तो हम बड़े हसास हैं, सेंसिटिव हैं, क्या किसी लूटते हुए किसी को ख्याल नहीं आता कि हम कितना लूट रहे हैं इस मुल्क को? तो ये हालात जो हैं वो अब आपके सामने हैं। आपने अभी 2 दिन पहले सुना है कि जी 60 मिनिस्टर बना दिए गए हैं। कोई झिझक आई है किसी को कि भाई 60 को पैसे भी तो देने हैं, गाड़ियाँ भी तो देनी हैं, दफातर भी देने हैं, और फिर दफातर में मिनिस्टर जब नए बैठते हैं तो वो कहते हैं इसके कर्टन सजाएँ, इसको सजाना भी है। तो इस मुल्क में अलमास साहब यही हाल है कि अल्लाह ताला की तरफ गरीब देख रहे हैं, आसमान की तरफ। अब अल्लाह ताला कोई उनकी दुआएं सुने, उनकी आहें सुने, तो शायद कोई तब्दीली आ जाए। बहुत शुक्रिया। गरीब बेचारा सिसक रहा है और अमीर उसकी सिसकियों पे अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। ये खुलासा है आज की गुफ्तगू का, और ये कब तक चलेगा, ये अल्लाह ताला की ज़ात हम पे रहम करें। थैंक यू।